नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट नेहा शुक्ला और वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के इस विशेष कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आजकल हम सभी भाग दौड़ से भरी हुई तनावपूर्ण ज़िंदगी जी रहे हैं और इस भाग दौड़ में हम ये भूल जाते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। आज हमारे साथ हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनिमेश चौधरी सर, जो हमें जानकारी देंगे हाइपरटेंशन यानी कि उच्च रक्तचाप के बारे में। सर एमडी मेडिसिन हैं, हम सर का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू नेहा जी। सर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आजकल ये हाई बीपी बड़ा आम सा हो गया है, तो इससे कितना घबराने की ज़रूरत है और ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे हम मनाते क्यों हैं? जी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे जो होता है नेहा जी, हर साल 17 मई को WHO के सानिध्य में मनाया जाता है। कोई भी जो बीमारी होती है उस बीमारी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जागरूकता। यदि हम जागरूक ही नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें बीमारी है, जैसे कि हाई बीपी, यदि हमें पता ही नहीं होगा हमें हाई बीपी है, तो हम उसका ना इलाज करवा पाएंगे ना उसके ऊपर ध्यान दे पाएंगे। तो इससे रिलेटेड जागरूकता बढ़ाने के लिए कि लोगों को पता रहे कि बीमारी क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके उपचार क्या उपलब्ध हैं, हर साल एक डेडिकेटेड डे मनाया जाता है। बाकी बीमारियों के लिए भी ऐसे डे मनाए जाते हैं। तो 17 मई को वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है और हर साल एक थीम दी जाती है जो कि हम आने वाले जनरेशन के हिसाब से इसको मॉडिफाई भी करते हैं। इस साल की थीम है मेजर योर बीपी एक्यूरेटली, कंट्रोल इट एंड लिव लॉन्गर। इस थीम से ही आप समझ सकते हैं, जो आपने पूछा भी, हाई बीपी बहुत कॉमन हो गया है कि कंट्रोल मेजर योर बीपी एक्यूरेटली। तो सबसे पहले लोगों को अपना बीपी एक्यूरेटली मापना आना चाहिए, उसके बाद उसको कंट्रोल करना है जिससे आप लंबा जी सकें। तो दूसरा जो आपका प्रश्न है कि हाई बीपी इतना कॉमन क्यों हो गया है, तो एक तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण लोगों में बीपी की बीमारी बढ़ी है। दुर्भाग्य ये है कि भारत ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ दोनों बीमारियों की राजधानी माना गया है विश्व में। हमारे पास लगभग सबसे ज़्यादा मरीज हैं, हम सबसे ज़्यादा मरीजों वाले देशों में से एक हैं, बीपी के और डायबिटीज़ दोनों के। इसका प्रमुख कारण है एक तो खान पान और लाइफ स्टाइल। हमारा खान पान ऐसा है जिसमें फैट भी ज़्यादा है, कार्बोहाइड्रेट भी ज़्यादा है और नमक भी ज़्यादा है, जो बीपी भी बढ़ा रहा है, शुगर भी बढ़ा रहा है। दूसरा, हमारी लाइफ स्टाइल सीडेंटरी होती जा रही है, हम एक्सरसाइज कम होते जा रहा है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की करते जा रहा है, चाहे ट्रैवल हो, चाहे एंटरटेनमेंट हो, कहीं भी आप बाहर खेलने के बजाय मोबाइल में स्क्रीन टाइम अपना बढ़ाते हैं, मोबाइल में खेलते हैं। ट्रैवल करने के लिए अब आप साइकिल नहीं चलाते, पैदल नहीं चलते, आपके पास लगातार साधन उपलब्ध हैं। फिर बहुत सारे ऐसे ब्लू कलर या वाइट कलर जॉब आ गए हैं कि आप बैठ के बहुत सारा काम करते हैं। तो इन सब कारणों से, इसके अलावा बहुत से और भी कारण हैं, पर यह 2 प्रमुख कारण हैं जिससे ब्लड प्रेशर की बीमारी हमारे समाज में बढ़ती जा रही है। जी सर, तो ये हाई बीपी के लक्षण क्या होते हैं सर? ये सबसे अच्छा प्रश्न है। हाई बीपी एक साइलेंट बीमारी है। लोगों को क्या लगता है कि हमारा बीपी जब बढ़ता है तो हमको पता लग जाता है। कई बार हमारे पास लोग आते हैं, हमने किसी और कारण से आते हैं, फॉर एग्जांपल सिंपल फिटनेस लेने आए। आजकल एनुअल हेल्थ चेकअप बहुत कॉमन हो गया है। अगर आपको इंश्योरेंस ले रहे हैं तो भी हेल्थ चेकअप होता है और बहुत सारे, चाहे गवर्नमेंट ऑफिसेज हों चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो, हर साल आपको चेकअप करना रहता है। कई बार पेशेंट आते हैं, बीपी आता है 160 170, सर हमको तो बीपी की कोई बीमारी नहीं है, हम कई बार हॉस्पिटल आए हैं सर इसलिए बीपी बढ़ गया होगा। हमारा बीपी कभी कभी बढ़ता है और जब बढ़ता है हमको पता लग जाता है। लोगों को यह बात पता होना चाहिए कि 80 से 90% केस में बीपी के कोई लक्षण नहीं होते। आपका बीपी 180 से 190 तक हो सकता है सामान्य भाषा में, और आपको कोई लक्षण नहीं होते। तो बीपी एक साइलेंट किलर है और आपका बीपी कई बार किसी दूसरी बीमारी के लिए या किसी दूसरे कारण से जब आप हॉस्पिटल जाते हैं तो पता लगता है। तो 2 चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा। पहली बात, बीपी के सामान्यतः कोई लक्षण नहीं होते। हाँ, कुछ केस में आपको हेडेक होना, अनईजी लगना, चक्कर आना, पाल्पिटेशन होना, मतलब आपके दिल की धड़कनें महसूस होना या आपको आपके दिल की धड़कनें पता लगना हो सकता है। कई कारणों में आपके नाक से अचानक से खून आना जब पता लगे कि आपका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, या फिर दुर्भाग्यवश कई बार बीपी के प्राथमिक लक्षणों में आपको लकवा मारना या हार्ट अटैक हो सकता है। एक इसका दूसरा पक्ष ये है कि हर बार अगर आपकी रीडिंग 150 से 160 आ गई तो आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट होता रहता है। मतलब यूजुअली हम मानते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मली कितना होना चाहिए, 120/80, 120/80, पर यह एक एवरेज ब्लड प्रेशर है। हर समय आपके शरीर का ब्लड प्रेशर 120/80 नहीं होता है। कभी यह 100 भी हो सकता है, कभी यह 140 150 भी हो सकता है। तो ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट करता रहता है। तो कंटिन्यूसली अगर 3 या 4 रीडिंग में आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आ रहा है, या फिर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है और आपके ईसीजी में, आपके इको में या आपके लक्षणों में ऐसा कोई निशानी है कि डॉक्टर को लग रहा है कि नहीं आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, तभी हम आपको हाई बीपी का मरीज मानते हैं। सिर्फ एक रीडिंग में अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो हम आपको हाई प्रेशर का बीपी मरीज नहीं मानते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो सर इस तरह ये ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण क्या हो सकता है? जी, ब्लड प्रेशर बढ़ने के कई कारण होते हैं और इसी पे ब्लड प्रेशर का क्लासिफिकेशन भी किया गया है। अच्छा। तो
सामान्यतः ब्लड प्रेशर को पहले बहुत सारे तरीकों से क्लासीफाई किया गया था, पर पूरे विश्व में अभी दो तरीके के ब्लड प्रेशर मानते हैं। एक होता है इसेंशियल या प्राइमरी ब्लड प्रेशर और एक होता है सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। तो प्राइमरी ब्लड प्रेशर में आपका जेनेटिक बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जो सम्मिलित रूप से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, जिसमें एक होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपके माता या पिता या दोनों को या फैमिली में किसी और को ब्लड प्रेशर की बीमारी रही हो, उसके कारण आपको चांस है कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है। दूसरा जो होता है सेकेंडरी कारण जो होगा, जिसमें आपको किडनी की बीमारी है या आपको कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स है जिसके आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। पर ऐसे कारण जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसमें सबसे पहले होता है मोटापा। मोटापा आज के समय में ब्लड प्रेशर का एक प्रमुख कारण है। दूसरा होता है अल्कोहल और स्मोकिंग। अल्कोहल साबित है कि अल्कोहल और स्मोकिंग से आपका ब्लड प्रेशर या हार्ट की भी दिक्कतें बढ़ती हैं। अगर आपके ब्लड प्रेशर में इंटरनल कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, मोटापा एक होता है एक्सटर्नल एक इंटरनल, तो बाहरी मोटापा तो आपको दिक्कत करता ही है। कई बार जो लोग बाहर से पतले होते हैं पर इंटरनल कोलेस्ट्रॉल या इंटरनल फैट ज़्यादा रहता है, तो उनके भी ब्लड वेसल्स में कुछ कोलेस्ट्रॉल की परतें जम जाती हैं, जो भी ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। मतलब ब्लड प्रेशर अपने आप में क्या है, आपका हार्ट पंप हुआ और आपके ब्लड वेसल्स में रक्त नलियों में खून गया, तो रक्त नलियों में जो खून जा रहा है वो किस प्रेशर से जा रहा है, वही आपका ब्लड प्रेशर है। सामान्य भाषा में आप समझ सकते हैं कि कार के टायर में जो हवा होती है, तो हम कई बार टायर का प्रेशर चेक करते हैं, हवा अगर कम है तो गाड़ी चलाने में दिक्कत होगी, हवा अगर ज़्यादा है तो टायर फटने की संभावना हो जाती है। तो वैसे ही ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर अगर कम है तो आपको चक्कर लगेगा, पर ब्लड प्रेशर अगर ज़्यादा है तो रक्त वाहिनियों के फटने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसमें अगर अंदर आपके कोलेस्ट्रॉल जम गया है तो उसका लचीलापन खत्म हो जाता है ब्लड प्रेशर रक्त वाहिनियों का, तो भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। स्मोकिंग भी यही काम करता है, रक्त वाहिनियों का ब्लड वेसल्स का लचीलापन खत्म कर देता है। इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करना, अगर आप शांत बैठे हुए हैं तो हार्ट उतना काम नहीं कर पाता, रक्त वाहिनियाँ धीरे धीरे अपना लचीलापन उसमें भी खो देती हैं। तो ऐसे बहुत सारे और भी कारण हैं जो आप चेंज कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर इंप्रूव कर सकते हैं, इनसे भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो जैसे कि आपने बताया कि ये इतना खतरनाक रूप ले सकता है, तो इसके निवारण के लिए, नियंत्रण के लिए हम क्या कर सकते हैं? और जैसा कि आपने बताया कि ये लाइफस्टाइल से, जीवन शैली से संबंधित है, तो क्या जीवन शैली सुधार के इसको कंट्रोल किया जा सकता है? कई केसेस में, कुछ केसेस में आप शायद कंट्रोल ना कर पाएँ, पर ऐसे बहुत से केस हैं। 90% केस में एसेंशियल हाइपरटेंशन होता है, और किसी भी लाइफ स्टाइल डिसीज़, चाहे वो हाइपरटेंशन हो चाहे वो डायबिटीज हो, किसी भी लाइफ स्टाइल डिसीज में लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे पहला कारण होता है जिसको आप ब्लड प्रेशर को सुधार सकते हो। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ कि आप ABCDE अगर ये 5 चीज़ों पे ध्यान देते हैं तो आप अपने ब्लड प्रेशर पे काफ़ी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि A से अल्कोहल को अवॉइड करना, B से अपना बॉडी वेट को कंट्रोल करना, C से सिगरेट, बीड़ी, किसी भी तरह का स्मोकिंग, किसी भी तरह के तंबाकू के सेवन से पूरी तरह परहेज करना, डाइट कंट्रोल करना और एक्सरसाइज करना। डाइट कंट्रोल करने में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट डाइट होती है, एक डैश डाइट होती है, DASH, इसको बोलते हैं हम डाइट अप्रोचिंग फॉर द स्टॉप हाइपरटेंशन। इसमें अगर आप खाने में फल की मात्रा ज़्यादा लें, खाने में आप लो फैट डायरी प्रोडक्ट लें, मतलब जो टोन या सिंगल टोन डबल टोन दूध लें या दही जैसी चीज़ें लें, खाने में अगर आप फाइबर युक्त पदार्थ ज़्यादा लें और कार्बोहाइड्रेट और हाई फैट रिच डाइट कम लें, सॉल्ट कम लें, तो इससे आपका ब्लड प्रेशर में काफ़ी इंप्रूवमेंट आता है। और वैसे एक्सरसाइज में ऐसा माना जाता है अगर आप 30 मिनट तक रोज करीब सिर्फ 30 मिनट एक बेसिक एक्सरसाइज कर पाएँ, जिसमें आपका कुछ स्टेमिना बढ़ाने वाले एक्सरसाइज, वर्कआउट्स जो होते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज और आपके एरोबिक्स एक्सरसाइज, ये शामिल हो, तो भी आप अपने ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। कम से कम अगर आपका ब्लड प्रेशर मान लीजिए 150 है, तो उसमें से आप इन साधनों से 130 तक अपना ब्लड प्रेशर ला सकते हैं। इससे ऊपर भी ब्लड प्रेशर जा रहा है तो आप दवाइयों की सहायता ले सकते हैं, पर इन मानकों से आपकी दवाइयों की संख्या और दवाइयों की मात्रा कम हो जाती है। अच्छा सर, हमने सुना है कि कई मरीज लंबे समय तक ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ लेते हैं तो उनके मसूड़े सूज जाते हैं, फिर वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये BP की दवाई लंबे समय तक लेने से हुआ है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव उपाय है क्या? बिल्कुल, हर दवाई का कोई ना कोई साइड इफेक्ट होता है, या तो हमें वो साइड इफेक्ट पता नहीं है। कई बार लोग बोल देते हैं कि हमारी इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं होता है। या तो आपको वह साइड इफेक्ट पता नहीं है या फिर आप उस साइड इफेक्ट को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो चाहे ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हो, शुगर की दवाइयाँ हो, कोई भी दवाइयाँ हो, अगर वह दवाइयाँ मार्केट में हैं तो उनके कोई ना कोई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो शुगर की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो बहुत कॉमन दवाइयाँ हैं, सस्ती दवाइयाँ हैं, बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं, उनके साइड इफेक्ट के तौर पे कभी कभी मसूड़ों में सूजन आ जाती है। वह यह बहुत कम परसेंटेज में होती है, लेस देन 1% में अधिकतर लोगों में। मतलब आप यूजुअली क्या होता है, डेंटिस्ट अधिकतर मसूड़ों का ही इलाज करते हैं, तो उनके पास जो मरीज आते हैं वो स्पेसिफिक उसी चीज़ के लिए आते हैं। पर आप मान लीजिए अगर 100 मरीज को वह दवाई चल रही है तो किसी एक मरीज के मसूड़ों में ये सूजन आ सकती है। कारण होता है कभी कभी वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाता है, पर यह लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, इसका जान का कोई खतरा नहीं है। अगर किसी मरीज को किसी दवाई से यह साइड इफेक्ट हो गया, सभी ब्लड प्रेशर की दवाइयों से यह दिक्कत नहीं आती, सिर्फ एक क्लास से दिक्कत आती है, तो आप उस क्लास की दवाई को चेंज कर सकते हैं, आप दूसरी क्लास की दवाइयों को ले सकते हैं।
अधिकतर केस में देखा गया है कि समय के साथ वो सूजन ठीक हो जाती है। कुछ लोगों को कुछ दूसरी मेडिकल सहायता की जरूरत पड़ सकती है। ऐसे ही मैं बता दूं, कुछ और दवाइयों से भी अलग अलग साइड इफेक्ट हो सकते हैं, और इसीलिए बोला जाता है कि आप रेगुलर अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए। हर 3 महीने में एटलीस्ट आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ताकि ब्लड प्रेशर के कारण कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है या दवाइयों का कोई साइड इफेक्ट तो आपको नहीं हो रहा है, यह दोनों चीज़ डॉक्टर देख सके। तो क्या ये ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ महिलाएं गर्भावस्था में भी कंटिन्यू कर सकती हैं? बिल्कुल। गर्भावस्था के दौरान किसी भी दवाई को देने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। होता क्या है कि गर्भावस्था में डायबिटीज और गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर, यह दोनों बहुत गंभीर बीमारियां मानी गई हैं। खासकर अगर गर्भावस्था में ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो इसके कई कारण हो सकते हैं, और कुछ अलग कारणों से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर गर्भावस्था में लगातार ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, या माता के द्वारा बच्चे को जो ब्लड सप्लाई होता है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा का प्रेशर बढ़ा हुआ है, तो इन दोनों केसेस में बच्चे को नुकसान हो सकता है। ऐसे केस में आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की जरूरत है, पर ब्लड प्रेशर की जो सामान्य दवाइयाँ होती हैं, हर दवाइयाँ गर्भावस्था में नहीं दी जाती। कुछ लिमिटेड दवाइयाँ ही, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में दवाइयाँ ही गर्भावस्था में दी जाती हैं। वहीं गर्भावस्था में बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। दोनों बात समझिएगा, आप हर दवाई नहीं दे सकते, पर बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर आपके बीपी थोड़ा सा भी बढ़ा हुआ है गर्भावस्था में, तो तुरंत आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, लगातार बीपी चेक कराइए, और जो दवाएँ आप गर्भावस्था में दे सकते हैं डॉक्टर आपको देगा, उन्हीं दवाइयाँ बस को लीजिए। अपने मन से कोई भी दवाइयाँ मत लीजिए। इवन जो अल्टरनेटिव पैथी की जो दवाइयाँ होती हैं, आप जो बोलते हैं, उसमें भी हम मना करते हैं कि उनको भी आपको गर्भावस्था में नहीं लेना है। वह दवाइयाँ भी गर्भावस्था में मना होती है। जी सर, तो सर इस हाई बीपी से सबसे ज़्यादा कौन से अंग प्रभावित होते हैं, और क्या हमेशा बीपी की दवाइयों के साथ में खून पतला करने वाली दवाई लेने की ज़रूरत होती है क्या? जी नहीं, सबसे पहले हमेशा खून पतला करने वाली दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आपको सामान्य बस ब्लड प्रेशर है और डॉक्टर की ज़रूरत नहीं लग रही है, डॉक्टर को ज़रूरत नहीं लग रही है आपको ब्लड पतला करने वाली दवाई देने की, तो आपको नहीं देगा। ब्लड पतला करने वाली दवाइयाँ एक्चुअली में ब्लड पतला नहीं करती हैं, वो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती हैं, और आपके जो मैंने शुरुआत में बोला कि ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नलियों के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर जम जाती है उनको हटाती है, प्लेटलेट्स की लेयर को हटाती है। तो यदि हमको लगता है कि आपकी आर्टरी में ब्लॉकेज है, या आपको एथेरोस्क्लेरोसिस है, या भविष्य में आपको हार्ट की दिक्कतें हो सकती हैं, या फिर आपके ईसीजी या इको में कोई चेंजेस हैं, तो हम आपको खून पतला करने की दवाइयाँ देंगे। सामान्य ब्लड प्रेशर की बीमारी में अधिकतर मरीजों को हम खून पतला करने की दवाइयाँ नहीं देते। बीपी जो होता है, जैसा कि हमने बोला कि ब्लड वेसल्स का लचीलापन जब खत्म हो जाता है, तब ब्लड प्रेशर की बीमारी सामान्यता होती है। तो जहाँ पे आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर में सबसे ज़्यादा दिक्कतें कहाँ पे आती है? सबसे ज़्यादा हार्ट में दिक्कत आती है, क्योंकि हार्ट पंप कर रहा है। अब जहाँ पे उसको एक लचीली ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट ब्लड को पंप करना था, अब उसको एक कड़ी ब्लड वेसल्स के अगेंस्ट ब्लड पंप करना पड़ रहा है, जिसके कारण हार्ट की दीवारें मोटी होने लग जाती है, हार्ट फेलियर के खतरे बढ़ जाते हैं। दूसरा, किडनी सबसे पहले हार्ट ब्लड प्रेशर से प्रभावित होने वाला अंग है। आँखों में आप देखिएगा, कई लोगों को आँखों में अंधापन आ जाता है ब्लड प्रेशर के कारण। दिमाग में, मैंने कहा कि कई बार पहला लक्षण ही दिमाग की नस फटना होता है ब्लड प्रेशर का, तो आपको ऐसे में लकवा की शिकायत बहुत कॉमन होती है। तो ब्लड प्रेशर से वैसे तो कोई भी अंग प्रभावित हो सकता है, पर सबसे प्रमुख जो अंग प्रभावित होते हैं, दिमाग, लकवा मार सकता है, हार्ट फेल हो सकता है, अंधापन आ सकता है, और इसके अलावा किडनी फेल हो सकती है। सर, तो जैसे एक बीपी आपने बताया ऊपर का और नीचे का, ये टर्म आप लोग यूज़ करते हैं, सिस्टोलिक, डायस्टोलिक, तो ये क्या होता है और इसके स्टेजेस क्या होते हैं? बिल्कुल, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, हम जब सामान्यतः ब्लड प्रेशर नापते हैं, हम बोलते हैं कि सामान्य ब्लड प्रेशर 120/80 या 120/80 होना चाहिए। तो 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और 80 जो होता है डायस्टोलिक होता है। इसको आप एकदम सामान्य भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि हार्ट ब्लड पंप किया और एक फोर्स के साथ ब्लड को आगे भेजा, तो जिस फोर्स के साथ वो ब्लड को आगे भेजा वो आपका सिस्टोलिक है। पर जब ब्लड हार्ट पंप नहीं कर रहा है, तब भी ब्लड वेसल्स के अंदर एक प्रेशर बना हुआ है, वो जीरो नहीं हुआ है, तो जो बिना पंप के भी जो प्रेशर बना हुआ है वो डायस्टोलिक है। दोनों ब्लड प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दोनों अगर बढ़ जाते हैं, कोई भी एक बढ़ जाता है, तो आपको ब्लड वेसल्स को या आपके शरीर को नुकसान हो सकता है। स्टेजिंग जब हम मानते हैं तो हम ऐसा मानते हैं कि 120 ऊपर का और नीचे का 80 नॉर्मल होता है। यदि ये ऊपर वाला 140 तक जा रहा है और नीचे वाला 90 तक जा रहा है, तो हम इसको प्री हाइपरटेंशन मानते हैं, और इसके ऊपर जाने पर हम इसको प्योर हाइपरटेंशन या प्योर बढ़ा हुआ बीपी मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि यदि आपका कंटिन्यूसली 120 से ऊपर बीपी चल रहा है, तो भी आपको लाइफ स्टाइल एटलीस्ट चेंज करने की तुरंत आवश्यकता है। तो स्टेजिंग इसी बात पे मानी जाती है। आजकल हम स्टेजिंग को नहीं मानते। शुरुआत में जब ब्लड प्रेशर का इलाज करते थे तो हम स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 ऐसा हाइपरटेंशन मानते थे, पर अब नई जानकारी में हम मानते हैं कि किसी भी तरीके का ब्लड प्रेशर हो उसको कंट्रोल करना है,
जब हम स्टेजिंग कर देते तो लोगों को लगता है हम स्टेज 3 से स्टेज 2 पे आ गए तो हमारा ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, जबकि ये गलत था। अगर आपका बीपी 180 चल रहा है और आप 150 मान लिए तो भी आपका बीपी बढ़ा हुआ ही है, अभी कम नहीं हुआ है। आपको कंट्रोल करना 140 के नीचे ही लेके आना है। तो इसलिए अब हम डिस्करेज करते हैं स्टेजिंग को। अब हम ये मानते हैं आपका बीपी कंट्रोल है या कंट्रोल नहीं है। इसीलिए इस साल की जो थीम दी गई है कि मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली एंड कंट्रोल इट। और कंट्रोल करने का मतलब पूरा कंट्रोल करना। जी जी। तो सर हमने जैसे बीपी बढ़ने की बात की, कभी कभी अचानक घट भी जाता है जिसे लो बीपी कहते हैं, तो इसके पेशेंट को क्या लक्षण दिखते हैं और त्वरित रूप से उनको कैसे नियंत्रित करना चाहिए? आम जनता की सोच के विपरीत कि बढ़ा हुआ बीपी के बहुत लक्षण होते हैं। एक्चुअली में कम अगर आपका बीपी होता है तो उसके लक्षण जल्दी आते हैं। इसमें दो दिक्कतें आती हैं। एक तो लोगों का बीपी उतना कम नहीं होता जितना लोग सोचते हैं। कई बार आपको अनईजी लगता है, सुस्ती लगता है, आप बीपी चेक कराते हैं, आपका बीपी 100 के आसपास आता है, आपको लगता है बीपी लो हो गया है। 100 बीपी भी लो नहीं माना जाता, पर जिसका सही में बीपी लो होता है उसको हम बोलते हैं शॉक में, पेशेंट शॉक में चला गया। उस समय आपका बीपी 90 से नीचे चला जाता है, आपको चक्कर आएगा क्योंकि अब आपके आवश्यक अंगों को ब्लड नहीं पहुंच पा रहा है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज नहीं पहुंच पा रहा है, जिसमें सबसे प्रमुख दिमाग है। तो आपको चक्कर आएगा, आप चीज़ों को कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ पाँव में ब्लड कम पहुंचेगा, आपकी मांसपेशियाँ उतने अच्छे से एक्टिव नहीं हो पाएंगी। तो कम बीपी का पहला लक्षण जो आम व्यक्ति को मिलता है वो होता है चक्कर आना, बेहोश होना, बेहोशी जैसी अवस्था में जाना। और डॉक्टरों को जो देखना रहता है वो देखना रहता है कि आपकी पल्स रेट बढ़ सकती है, आपकी चूंकि किडनी को भी प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच रहा था, आपका यूरिन आना कम हो सकता है। तो यह सब शॉक की अवस्था में हो सकते हैं। और बीपी कम होना तुरंत से ही दिक्कत करता है और आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज होना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए और आपको इलाज करवाना चाहिए अगर आपका सही में बीपी कम हुआ है। तो यदि आपका बहुत ज़्यादा बीपी कम नहीं हुआ है, 100 के आसपास बीपी है और आपको जस्ट थोड़ी दिक्कत है, तो कई बार डॉक्टर बोलते हैं कुछ नमक पानी या नींबू पानी पी लीजिए, उससे आराम आ जाएगा। यदि उससे आराम आ जा रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो कम बीपी में आपको सीधे हॉस्पिटलाइज होना चाहिए। अच्छा, तो सर ये हाइपरटेंशन के पेशेंट्स को, हाई बीपी के पेशेंट को खान पान में क्या ध्यान रखना चाहिए? उनको कैसा डाइट, कैसा फूड आप रिकमेंड करेंगे? बिल्कुल। एक तो अलग अलग मरीज, क्योंकि जरूरी नहीं होता है कि कोई व्यक्ति सिर्फ ब्लड प्रेशर का हो, व्यक्ति ब्लड प्रेशर का भी हो सकता है, डायबिटीज का भी हो सकता है, थायराइड का भी हो सकता है। तो ऐसे में हम कई बार बोल देते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी आप ये डाइट ले लीजिए, डायबिटीज की बीमारी आप ये डाइट ले लीजिए। वो पॉसिबल नहीं हो पाता, अलग अलग बीमारियां एक मरीज को हो सकती है, तो कैसे वो डाइट कंट्रोल कर पाएगा। तो मेरी पहली सलाह हमेशा यही रहती है कि आप स्वस्थ खान पान रखिए। स्वस्थ खान पान मतलब आपके खाने में प्रोटीन एक अच्छी मात्रा में होना चाहिए, फैट गुड फैट होना चाहिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड के साथ होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट 20 से 30% ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, फाइबर प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। आपके खाने में जो गुड, अगर आप कार्बोहाइड्रेट भी ले रहे हैं तो वह कोशिश कीजिए फलों से आए या फिर सब्जियों से आए, ज़्यादा पकी हुई सब्जियों से ना आए, पैकेज्ड फूड नहीं होना चाहिए। और खाने में सोडियम की मात्रा, नमक की मात्रा एक निश्चित से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे भारत में अब हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल कंट्रीज़ हैं, गर्म क्षेत्र हैं, तो नमक तो हमारे खाने में ज़रूरी है, पर नमक 5 ग्राम से ऊपर एक दिन में नहीं होना चाहिए। 5 ग्राम मतलब आप टोटल खाने में जितना नमक यूज कर रहे हैं या इसके अलावा आप जो फल ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, सब कुछ मिला के नमक 5 ग्राम से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो इस सब को अगर आप ध्यान देते हैं तो ना केवल ब्लड प्रेशर, बाकी जो लाइफ स्टाइल डिसीज हैं उसमें भी आपको फ़ायदा होगा। एक चीज़ और ध्यान देना है खान पान के मामले में कि आपका जो डाइट है, कैलोरी है, आप जितना खर्च कर रहे हैं आप उतना ही लेना है। पेट भर के खाना खाने की आप किसी को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल काफ़ी सीडेंटरी हो चुकी है। तो आप जितना खर्च कर रहे हैं आपको उतना ही खाना है, उससे अधिक नहीं खाना है। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब ये है कि अगर हम ध्यान रखें अपने लाइफस्टाइल का, खान पान का, तो कुछ हद तक हम इस बीमारी को कंट्रोल करके रख सकते हैं। तो डॉक्टर साहब जैसा कि आपने बताया कि तनाव के कारण भी बीपी बढ़ता है, तो इस तनाव को, स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? बिल्कुल, ब्लड प्रेशर एक लाइफ स्टाइल डिसीज़ है और जैसे से हमारे जीवन में तनाव बढ़ते जा रहा है, तनाव बढ़ने के भी बहुत सारे कारण हैं लगातार। एक तो हमारे स्क्रीन टाइम बढ़ते जा रहा है, मोबाइल में, टीवी में, इंटरटेनमेंट अब 24 घंटे हमारे पास है और हम अपने सामान्य चीज़ों में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। लोगों को रिलैक्स होना सीखना पड़ेगा तनाव कम करने के लिए। मेडिटेशन इसका एक सबसे आसान उपाय है। योगा आप देख सकती हैं, योगा से आप मेडिटेशन कर सकती हैं। आप योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको मेडिटेशन भी सिखाता है, आपको स्ट्रेचिंग भी करवाता है, एक्सरसाइज भी करवाता है। मैं अपने मरीजों को बोलता हूं कि आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपके पास कोई समय नहीं, तो एटलीस्ट 8 से 10 बार सूर्य नमस्कार कीजिए। सूर्य नमस्कार से आप फोकस होते हैं, स्ट्रेचिंग होता है और बॉडी वेट एक्सरसाइज भी होता है। तो इन छोटे छोटे तरीकों से आप अपने आप को तनाव मुक्त रख सकते हैं। एक और तरीका होता है तनाव मुक्त रखने के लिए बिजी लाइफ स्टाइल में, कि आप अपने सांसों को अंदर आना और बाहर आना ये सीखिए। आप ध्यान दीजिए कि आपकी सांसें अंदर कब जा रही हैं, बाहर कब जा रही है, इसको काउंट कीजिए। सुनने में बहुत आसान लगता है पर ये बहुत टफ चीज़ है। अगर आप इसको काउंट करना सीख लेंगे, सामान्य सांस लेते हुए कि कब अंदर जा रही है, कब बाहर जा रही है, तो आपको फोकस बढ़ेगा, आपका तनाव लेवल कम होगा।
एक तीसरा तरीका बहुत सिंपल होता है, शवासन जिसको आप बोलते हैं, कि आप कहीं भी हैं एकदम शांत चित्त होकर लेट जाइए, आसपास कुछ भी चल रहा हो, और जस्ट 100 से 1 तक उल्टी गिनती गिनिए। 2-3 बार अगर आप ऐसा करेंगे तो भी आप तनाव मुक्त हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, बहुत तेज़ धूप है, अभी मौसम भी बहुत गर्म चल रहा है, ऐसे में भी आपका तनाव लेवल बहुत बढ़ते जाता है। तो आप ध्यान रखिए, जिस चीज़ को आप बदल नहीं सकते उस चीज़ में परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आप ट्रैफिक में फंसे हैं तो आपके परेशान होने से ट्रैफिक लाइट रेड से ग्रीन नहीं हो जाएगी। तो धीरे धीरे आप इस चीज़ की आदत डालिए कि हमको चीज़ों में जो चीज़ हमारे आसपास है उसके अनुसार ढलना है। तो इससे आपका तनाव लेवल कम होगा और आप धीरे धीरे आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी कंट्रोल होना चालू हो जाएगा। जी सर। सर, ये किडनी की बीमारी और हाई ब्लड प्रेशर का क्या रिलेशन है? क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि हाई बीपी के कारण भी किडनी डैमेज होती है और कभी कभी किडनी की बीमारी भी हाई ब्लड प्रेशर को इंड्यूस करती है, तो इनके बीच में क्या संबंध है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है नेहा जी। ब्लड प्रेशर अगर आपको हाई लंबे समय तक चल रहा है तो आपको किडनी डैमेज हो जाएगी। और अगर किडनी की बीमारी किसी भी कारण से है, डायबिटीज के कारण, कोई इन्फेक्शन के कारण, किसी भी कारण से किडनी की बीमारी है, तो भी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। किडनी, आम लोग समझते हैं कि किडनी सिर्फ ब्लड को साफ करने का काम करती है, ऐसा नहीं है। किडनी एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गन होती है। किडनी ब्लड भी साफ करती है, किडनी ग्लूकोज को भी रेगुलेट करती है और किडनी आपका ब्लड प्रेशर भी रेगुलेट करती है। तो यदि किडनी की बीमारी हो जाती है तो हमारी बॉडी में ऐसे कई हार्मोन नहीं बन पाते हैं जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, जिसके कारण बहुत तेज़ी से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा किडनी ब्लड साफ करने का काम करती है, तो एक हाई अमाउंट ऑफ ब्लड किडनी से लगातार चलता रहता है। मतलब हम ऐसा बोलते हैं किडनी एक ऐसा ऑर्गन है शरीर का जो 24 घंटे काम करता है। आपका दिमाग भी रात को सोता है और हार्ट भी अगर आप पंप करता है तो एक पंप के बीच में, तो 2 पंप के बीच में आराम कर सकता है, पर किडनी 24 घंटे काम करने वाला ऑर्गन है और उसमें लगातार ब्लड जा रहा है। तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, किडनी में बहुत तेज़ी से, बहुत प्रेशर से ब्लड पंप होता है, जाता है और किडनी को डैमेज करता है। तो चाहे ब्लड प्रेशर बढ़ा हो तो भी किडनी डैमेज होगी और किडनी डैमेज हो तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और एक विशियस साइकिल चालू हो जाएगा। इसलिए भी आपको ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की बहुत आवश्यकता होती है। और किडनी की बीमारी तो आपको पता ही है कि जैसे ही किडनी को कुछ भी डैमेज हो, किडनी की बीमारी को तुरंत ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज मैंने कहा किडनी एक मल्टीपर्पज़ ऑर्गन है, आपके शरीर को क्या क्या दिक्कत हो जाएगी कई बार आप समझ भी नहीं पाएंगे। जी जी। तो सर, विश्व हाइपरटेंशन डे पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसा कि मैंने कहा था कि हम हर साल हर बीमारी को लेकर एक विशेष दिवस मनाते हैं। उस दिवस का उद्देश्य ही होता है लोगों को जागरूकता फैलाना। यदि आप जानेंगे ही नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या यदि आप जानेंगे ही नहीं कि आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से क्या क्या दिक्कत हो सकती है, तो आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल क्यों करेंगे? ब्लड प्रेशर एक साइलेंट बीमारी है, मतलब उसका आपको कोई लक्षण नहीं होता, पर यह इसका इलाज जो होता है लगभग जीवन भर चलता है। इलाज बहुत सस्ता भी नहीं होता है। तो लोगों को लगता है कि जिस बीमारी का कोई लक्षण ही नहीं है, हम उसकी दवाई क्यों खाएं, हम उसके लिए पैसे क्यों बर्बाद करें, महीनों भर, साल भर क्यों हम अपना शरीर का या अपनी इनकम का एक हिस्सा इस बीमारी के ऊपर खर्च करें। तो इस जागरूकता को बढ़ाने के लिए ही हर साल ये दिवस मनाए जाते हैं। इस दिवस पे लगातार आप देखेंगे आपके रेडियो पे, टीवी पे, पेपर पे और डॉक्टर्स के द्वारा, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाएंगे। और जो हमने यह प्रोग्राम भी उसी एक मुहिम का हिस्सा है। लोगों को पता होना चाहिए कि ब्लड प्रेशर वैसे कोई दिक्कत नहीं करता, पर यह आपको लकवे से लेके हार्ट फेलियर तक, किडनी फेलियर तक सब करा सकता है। और यदि आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं तो आप इस बीमारी से बहुत आसानी से बच सकते हैं। एक सिंपल तरीके से आप समझ लीजिए कि आपको सिर्फ सीट बेल्ट लगाना है। सीट बेल्ट लगाएंगे तो क्या होगा कि आपका एक्सीडेंट रुक जाएगा? आपका एक्सीडेंट नहीं रुकेगा, पर अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको होने वाला नुकसान बच जाएगा। वैसे ही आपको तेज़ गाड़ी नहीं चलाना है। तेज़ गाड़ी, जो भी तेज़ गाड़ी चलाता है, क्या हर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं, पर तेज़ गाड़ी चलाने वालों के एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो वैसे ही जिसको भी हाई बीपी है, जरूरी नहीं है कि सबको नुकसान हो जाए, जरूरी नहीं है कि सबको तुरंत नुकसान हो जाए। कई बार लोग क्या बोलते हैं कि मुझको तो 10 साल से हाई ब्लड प्रेशर रहा है, मेरा बीपी 200 तक चलता रहा, मुझको आज तक कुछ नहीं हुआ। तो भविष्य में भी कुछ नहीं हुआ, गारंटी थोड़ी नहीं। अगर आप तेज़ गाड़ी चला रहे हैं तो आपका एक्सीडेंट 10 साल में नहीं हुआ, 11वें साल में हो सकता है। तो अगर आप अपनी गाड़ी स्लो करते हैं, अगर आप अपनी सीट बेल्ट लगाते हैं, तो आपके एक्सीडेंट की संभावना कम हो जाती है। और अगर एक्सीडेंट होता है तो आपके मृत्यु की या घातक एक्सीडेंट होने की संभावना कम हो जाती है। ठीक वैसे ही यदि आप अपना जीवन शैली नियंत्रण में रखते हैं, अपना ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रखते हैं और अपने आसपास एक पॉजिटिव माहौल रखते हैं, आप अपने मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को फोकस करते हैं, तो आपको होने वाली बीमारी की संभावना कम हो जाती है। यदि आपको बीमारी हो भी जाती है किसी कारण से, कि आपको मान लीजिए कि आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है या संयोग से आपको कोई दिक्कत आ गई, जैसे वायरल में भी आपको हार्ट में दिक्कत आ सकती है, आपने देखा कोविड के बाद दिक्कतें बढ़ी हैं, तो ऐसा किसी और कारण से जो आपके हाथ में नहीं था, उस कारण से भी यदि आपके हार्ट में या आपके फेफड़ों में या आपके लंग्स में किसी भी अंग में आपको बीमारी आ गई, तो आपको नुकसान कम होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए हमारा उद्देश्य लोगों तक यह जागरूकता फैलाना है
कि आप स्वस्थ रहिए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए। स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए बीमार होने का इंतजार मत कीजिए कि मेरा बीपी बढ़ेगा तो मैं अपना स्वस्थ जीवन शैली अपनाऊंगा। सीट बेल्ट एक्सीडेंट के बाद नहीं लगाया जाता, एक्सीडेंट से पहले लगाया जाता है। तो बस लोगों तक यह जागरूकता पहुँचे, यही मेरी कामना है और यही सभी लोगों से मेरा संदेश भी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी हमें देने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसका ज़रूर लाभ उठाएंगे, इस जानकारी को अपने परिचितों से साझा भी करेंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखेंगे, अपनों का ख्याल रखेंगे। तो अगले एपिसोड में स्वास्थ्य से संबंधित एक अन्य विषय पर एक अन्य विशेषज्ञ के साथ नई जानकारी लेकर हम फिर से आपके सामने हाजिर होंगे। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।